नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। हरिद्वार में सीएम धामी का कड़ा रुख, कहा मंदिर में चढ़ावा चोरी मां बाप और गौ हत्या जैसा महापाप। उत्तराखंड बना देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य, सीएम धामी बोले पूरे प्रदेश के लिए गर्व का पल। बद्रीनाथ धाम चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी गठित, मंदिर समिति से मांगे सीसीटीवी फुटेज। उत्तराखंड में मदरसों पर बढ़ी सख्ती, नियमों का उल्लंघन करने पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना, मान्यता भी होगी रद्द। तीस जुलाई से शुरू होगी ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा, नीलकंठ मार्ग पर बढ़ेगी सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। और उत्तराखंड में आज आफत की बारिश, देहरादून समेत नैनीताल समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, पिथौरागढ़ में 18 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे के दौरान नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में भारी से भारी बारिश यानी रेड अलर्ट का पूर्वानुमान जारी किया गया, जिसको देखते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए। कोई भी कर्मचारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ पाएगा। संवेदनशील जग्गू में 24 घंटे जेसीबी तैनात की गई है, जिसके चलते आपदा के दौरान बंद पड़े मार्गों को जल्द से जल्द खोला जा सके। आजकल जो फोरकास्ट है ये समय समय मिल जाता है, और जब भी रेड अलर्ट हो या ऐसी संभावना हो कि बारिश तेज़ हो तो वहाँ पे रहना किसी भी लिहाज से सेफ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को भी निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी स्थिति में इवैक्यूएशन कराना उनकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फोरकास्ट तो एक चीज़ है, लेकिन मैंने देखा है पहाड़ के तलहटियों पे जो जगह होती हैं वहाँ पे कई बार लोकल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें फोरकास्ट में नहीं आते। खटीमा के बरी अंजनिया गांव में भूमि विवाद के दौरान हुई कथित फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल किया गया 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और स्कॉर्पियो कार बरामद की है। मामले में अन्य आरोपियों की भी तलाश पुलिस कर रही है। 2026 को वादी मुकदमाती चंद्रबदन जोशी के द्वारा ये शिकायत संबंधित चौकी में दर्ज की गई कि उनके जो भूमि है, इस भूमि पर कुछ लोग गाड़ी में सवार होकर के आए, मौके पर लोगों से गाली गलौज करी और एक व्यक्ति के द्वारा गाड़ी से बाहर निकल कर जो है तमंचे से फायर किया गया। उक्त मामले की संजीदगी को देखते हुए तुरंत पुलिस टीम का गठन किया गया और उन लोगों की तलाश जारी की गई। पूर्व में भी एक दिन पहले भी ये सूचना मिली थी गांव में कि इस तरह के लोग आए थे और गांव के लोगों के साथ को धमकी दी थी और साथ ही एक आदमी को पीटा था, जिस पर पूर्व से एक मुकदमा लिखा जा चुका था। नैनीताल के 7 नंबर स्थित अलमा कॉटेज क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद लगातार बढ़ रहे भूधसाव और देर रात हुए भूस्खलन को देखते हुए प्रशासन हरकत में आ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम नवाजिश खलीक ने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। देखिए, घटना 2022 से शुरू हो चुकी। 2022 में भी ये रोड पूरी टूटी हुई थी। 2023 में इसमें हमने ट्रीटमेंट का काम शुरू करा था और कल रात फ़ोन के माध्यम से मुझे भी एक सूचना मिली कि ये रोड फिर से टूट रही है और ये जगह बैठ रही है, तो हम लोग मौके पे आए। संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को हमारे द्वारा फ़ोन किया गया। एसडीएम सर का मैं धन्यवाद करता हूँ, सुबह मौके पर 10 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। मैं धन्यवाद करता हूँ बिडोल्डी एक्शन का भी, सिंचाई विभाग के एक्शन का भी, जो मौके पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश यहाँ पे दे चुके हैं। कल रात से आप लोग भली भांति वाकिफ़ हैं कि क्षेत्र में लगातार वर्षा हो रही है। इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया गया। तो सर्वप्रथम जो 7 नंबर का हमारा लैंड स्लाइडिंग एरिया है उसको आज विजिट किया गया और वहाँ पर उस निरीक्षण में एक्सीएन पीडब्ल्यूडी और एक्सीएन इरिगेशन भी मौजूद थे। एक्सीएन इरिगेशन को पूर्व में भी आयुक्त महोदय के द्वारा जो है डीपीआर उस एरिया की गठित करके तत्काल काम कराने के लिए निर्देशित किया गया है। मानसून के दौरान शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त रखने और जल जमाव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी नैनीताल के निर्देशों के अनुसार
निर्देशों के अनुपालन में नगर मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और नगर आयुक्त पारितोष वर्मा ने नगर निगम सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में एडीबी, लोक निर्माण विभाग, पेयजल निर्माण निगम, यूपीसीएल और अन्य विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि शहर की मुख्य और आंतरिक सड़कों को नियमित निरीक्षण किया जाए और बारिश के कारण बनने वाले गड्ढों की तत्काल मरम्मत सुनिश्चित की जाए। देखिए, चूँकि अभी हमारा वर्षाकालीन समय चल रहा है और इसमें नेचुरल तौर पर भी पॉटहोल्स डेवलप हो जाते हैं और शहर में विभिन्न विकास के कार्य चल रहे हैं। उसको देखते हुए भी मार्गों को यातायात के लिए बनाए रखने के लिए सभी विभागों को कहा गया है। हमारे जो मुख्य मार्ग हैं उस समय एडीबी के द्वारा अनुरक्षित हैं। इसके अलावा आंतरिक भी मार्ग उनके पास हैं और कुछ पार्ट ऐसा है जो जल निगम के द्वारा टिकअप किया गया, कुछ लोक निर्माण विभाग के द्वारा है। तो उनको सभी को बताया गया कि अपने सहायक अभियंताओं को इसके लिए जिम्मेदार बनाएं। प्रतिदिन उनके द्वारा इसको निरीक्षण करते हुए सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी पॉटहोल्स यदि डेवलप होते हैं तो उसको तत्काल जो है उसका निराकरण किया जाए ताकि सड़क जो है वो चलने लायक रहे। अगली खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को अग्रिम जमानत देकर राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने मामले में राज्य सरकार से 3 सप्ताह में आपत्ति दाखिल करने को कहा है। विधायक राठौर पर देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक ऑडियो वीडियो प्रसारित कर छवि धूमिल करने का आरोप है। उनके अधिवक्ता ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मामले में जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मामला अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े एक कथित वीआईपी नाम पर आपत्तिजनक ऑडियो और वीडियो प्रसारित करने से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता आरती गौड़ और भाजपा नेता दुष्यंत गौतम की छवि धूमिल होने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने हरिद्वार में दर्ज 2 मुकदमों को निस्तारित कर चुका है, लेकिन देहरादून के मामलों में गहन जांच के आदेश दिए हैं। जी, जैसे कि पहले से प्रकरण चल रहा था, इसमें 2 एफआईआर तो माननीय उच्च न्यायालय ने जस्टिस राकेश थपलियाल जी की बेंच ने जो है 2 एफआईआर क्वैश कर दी थी जो हरिद्वार में लंबित थी और 2 को सस्टेन किया था। एक तो एफआईआर नंबर 4 2026 है जिसमें कि इन्फॉर्मेंट दुष्यंत कुमार गौतम थे और एक एफआईआर संख्या 420 जिसमें इन्फॉर्मेंट जो है वो आरती गौड़ थी। तो जो आरती गौड़ वाली एफआईआर थी 420 संख्या, तो उसमें हमने एंटीसिपेटरी बेल जो है वो फाइल की थी सुरेश राठौर के बिहाफ पे और उसमें आज माननीय उच्च न्यायालय जस्टिस आलोक मेहरा जी की बेंच ने स्टे ऑफ अरेस्ट ग्रांट करते हुए एंटीसिपेटरी में इंट्रीम ऑर्डर पास किया है। अगली खबर डोईवाला से है, जहां कांग्रेस ने अयोध्या के श्री राम मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के विरोध में प्रदर्शन किया है। जोलीग्रांट मंदिर परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ता ने पहले मौन व्रत रखा और बाद में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि घटनाओं में शामिल लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, भगवान श्री राम हमारे आस्था का प्रतीक है। विशेषकर हम लोग उस समाज से जुड़े हुए हैं क्योंकि भगवान श्री राम हमारे रग रग में बसे हुए हैं और हमारे आस्था के प्रतीक भी है। दूसरी बात, अभी जो राम मंदिर में चढ़ावों को लेकर जो हंगामा हो रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी ने 7 तारीख को बयान दिया था कि राम मंदिर में चोरी हुई है। पहले तो उन्होंने नानुकुर की, लेकिन अब स्वयं चंपत राय जी ने परसों बोला कि हाँ 5 तारीख को हम पे ऐसी सूचना आई थी, यानी कि चोरी पहले से हो रही है। देखिए, पीसीसी ने कार्यक्रम दिया था कि जिसमें सभी मंदिरों में जाकर और जो आज चंदा चोरी के नाम पर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बीजेपी ने जो देश को लूटने का काम किया, उसके विरोध में हम सब लोगों से आह्वान किया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हर मंदिरों में जाएं और भगवान से गुहार लगाएं कि जो ये चंदा चोरी के नाम पर जिन्होंने देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया है, उसको भगवान राम माफ़ नहीं करेंगे। आज स्थिति ये है कि खाली राम के नाम की बात नहीं है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संभागीय परिवहन अधिकारी एवं जिलाधिकारी के निर्देशानुसार टनकपुर क्षेत्र में परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड वाहनों और स्कूली बसों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 20 से अधिक वाहनों पर विभिन्न अनियमितताओं के चलते कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, आरटीओ मनोज बगोरिया ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में चेकिंग अभियान के साथ साथ सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूली समय के दौरान बच्चों को स्कूल छोड़ने और लाने वाले अभिभावक छोटे बच्चों को बाइक पर हेलमेट अवश्य पहनाएं। देखिए, आज 8 जुलाई और कल 9 जुलाई के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है विद्यालयी वाहन की सघन चेकिंग के लिए।
संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम जो सुबह और जो कि जिस समय विद्यालय खुलता है और विद्यालय बंद होने के समय जो है, दोनों समय हम वाहनों की जांच कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक एडवाइजरी है जो हम इन ड्राइवर्स को दे रहे हैं, जो ड्राइवर्स के माध्यम से विद्यालय प्रधानाचार्य मैनेजर को रिसीव कराई जाएगी। इसमें हमने बताया है कि अभिभावकों के लिए क्या निर्देश हैं। अभिभावक जो है अपने ऐसे नाबालिग बच्चों को वाहन न दें, और साथ साथ में जो अभिभावक बच्चों को टू व्हीलर पर छोड़ने आते हैं तो वो भी हेलमेट पहन के आएँ। खबर की ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर लक्सर के चंदन पैलेस में एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। मूल संगठन आरएसएस उसी की एक विंग है विद्यार्थी परिषद, जो हम देश निर्माण के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, उसके शिविर लगाते हैं। उस संगठन के द्वारा, हमारे मूल संगठन के द्वारा जो हमारे प्रतिभा वाले बच्चे हैं उनको सम्मान देने का काम किया। हमारे समाज से देश के निर्माण के लिए युवा आगे आए, निकल गए और वे देश का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। देखिए, लोग नहीं पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनकी जेब में पैसा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर, ये लगभग 800-700 लोग हैं यहाँ पर, मैं यहाँ से पूछूं कि कितनों को फ़ायदा हो रहा है, मुझे लगता है मुश्किल से 2, 3, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये 1% से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। 1% भी शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। और उसके कारण जो पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, जो हमारे एसेट्स हैं वो बर्बाद हो रही है और ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने जो बात कही आंकड़ों के साथ कही है, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उससे हमको सबक लेने की जरूरत है। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां हरेला पर्व की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि हरेला केवल पौधारोपण नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का अभियान है। बताया कि इस वर्ष अल्मोड़ा में हरेला पर्व का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। जिले में 75,000 पौधे के रोपण का लक्ष्य रखा गया। देखिए, जो हरेला 2026 का जो महोत्सव का आयोजन होना है, उसी के रिगार्डिंग जिलाधिकारी जो जिला स्तरीय जो समिति होती है उसके अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें समस्त विभागों के द्वारा प्रतिभाग किया गया था। और इस जो हमारी मीटिंग हुई उसमें डिस्कशन हुआ कि इस कार्यक्रम को हम कैसे करेंगे। तो जिले का जो कुल लक्ष्य है वो 75,000 पौधों का है, जिसमें 60,000 पौधे वन विभाग लगाएगा और 15,000 पौधे जो है अलग अलग विभागों को दिया गया है। जैसे कि 6,000 पौधे का टारगेट अपने को शिक्षा विभाग को दिया गया है। देखिए, इस बार अल्मोड़ा में हम स्टेट लेवल का कार्यक्रम अल्मोड़ा में जागेश्वर में हो रहा है, तो गरुड़ाबाद में हम लोग मेन कार्यक्रम करेंगे। हरेला में जो हमारा 16 तारीख का टारगेट है 75,000 का है, जिसमें 60,000 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है और 15,000 बाकी अन्य विभागों को दिया गया है। साथ ही साथ इस बार हमारे ऐप के माध्यम से जहाँ पौधे लगाए जाएंगे उनकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तराखंड में मानसून के सक्रिय होते ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रहे खतरों को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही। विकासनगर और जौनसार वावर क्षेत्र में भी प्रशासन और संबंधित विभाग किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मानसून के साथ ही विकासनगर तहसील और उससे सटे जौनसार वावर क्षेत्र में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी। अभी जो मानसून सीजन है, इसके लिए जो पूर्व की भांति हमारे द्वारा 9 बाढ़ चौकियाँ जो संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पे स्थापित की गई हैं। जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से जहाँ पे रास्ता बंद होने की कहीं पे संभावना है, कहीं पे हमें रिहेबिलिटेट करने की आवश्यकता है, तो वो सारी तैयारियां की गई हैं। और एक कंट्रोल रूम हमारे द्वारा संचालित किया जा रहा है, जहाँ पे विभिन्न लोगों की ड्यूटियां लगाई गई है। और जहाँ पे भी कोई आपदा से संबंधित सूचना प्राप्त होती है, तत्काल उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए एक IRS सिस्टम एक्टिवेट किया गया, जिसमें जो हमारे सभी विभाग हैं उनके अधिकारीगण जुड़े गए हैं और उसमें रिस्पॉन्स टाइम को भी नोट किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन संबंधी मामलों में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने
आदेश का पालन न करने पर सचिव कार्मिक, सचिव वित्त और सचिव सैनिक कल्याण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की है। उपनल कर्मचारियों का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहा है। मामले में करीब 22,000 कर्मचारियों के भविष्य को लेकर फैसला होना है। आपको बता दें कि बीते 1 वर्ष से प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन न कर कोर्ट से सरकार द्वारा बार बार अतिरिक्त समय की मांग की जा रही है। देखिए, जैसा आपको विदित है कि कुंदन सिंह बनाम स्टेट वाले मामले में PIL का जो जजमेंट है उसकी परिपालना की कार्रवाई चल रही है, अवमानना की कार्रवाई चल रही है। और अवमानना याचिका में राज्य सरकार का कुछ ऐसा एडामेंट रुख है राज्य सरकार के सचिवों का कि वो केवल एक टाइम गेन कर रहे हैं, बाकी कंप्लाइंस की मंशा नज़र नहीं आ रही है कहीं पे भी। तो माननीय न्यायालय द्वारा आज यही चीज़ ऑब्जर्व करते हुए कहा गया कि आपके द्वारा जो बजाय इसके कि हम कंप्लाइंस कितने दिन में करेंगे, क्या चीज़ करेंगे, उसको ना करेंगे, केवल समय की मांग की जा रही है। तो न्यायालय द्वारा आज जो है कंसर्न जितने सेक्रेटरीज हैं उनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट में बुला लिया है। अगली खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन संबंधी मामलों में सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर सचिव कार्मिक, सचिव वित्त और सचिव सैनिक कल्याण को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून के विकासनगर स्थित ईस्ट होप टाउन क्षेत्र में बरसाती नाले की जमीन पर अतिक्रमण मामले में सुनवाई की है। कोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून और वन विभाग के अधिकारियों से 27 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल कर अतिक्रमण पर की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। वहीं याचिका में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। देहरादून में एक याचिका करता है, विकासनगर में उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि विकासनगर का एक ईस्ट होप टाउन का एक एरिया है उम्मीदपुर तहसील में। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने पहले प्रॉपर्टी खरीदी और फिर सरकारी उसके बगल में लगती हुई सारी सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके जो नाला, बरसाती नाला था, उसको बेच दिया लोगों को, कम से कम 25 से 30 लोगों को। उस संबंध में याचिकाकर्ता ने एक शिकायत लगाई थी जिसमें कमेटी बना के जांच हुई थी। तो जांच में ये निष्कर्ष शिकायतकर्ता की शिकायत सत्य पाई गई। और उसके बाद क्या हुआ कि तहसीलदार ने DFO को चिट्ठी लिखी थी कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो और इंक्रोचमेंट को हटाओ, पर आज तक वो इंक्रोचमेंट हटाएंगे। तो याचिकाकर्ता ने एक PIL फाइल करी हाईकोर्ट में। देहरादून में लेखक कार्तिकेय वाजपेयी की पुस्तक द अनबिकमिंग का विमोचन किया गया। इस अवसर पर कार्तिकेय वाजपेयी ने कहा कि ये पुस्तक युवाओं में सकारात्मक सोच विकसित करने, तनाव कम करने और अपने लक्ष्यों पर बेहतर फोकस करने में सहायक होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के तनाव और असफलता के कारण युवाओं द्वारा उठाए जाने वाले गलत कदमों को रोकने में भी ये पुस्तक प्रेरणादायक साबित हो सकती है। लोगों तक पहुंचने का माध्यम आप हैं सर। मैं जो बोलूँगा आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरा काम है बोलना, पहुंचाना, मीडिया का काम। कैसे बातें इस किताब में सिर्फ एक ही चीज़ बताई गई है, उसको कई तरीके से समझाया गया। वो है कैसे आपके अंदर अटेंशन स्पैन आ सकता है। जो दोनों चरित्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं इस किताब के, सिद्धार्थ और अजय, एक कर्मयोग की तरफ जा रहा है और एक ज्ञान योग की तरफ जा रहा है। एक परफेक्शन ढूंढ रहा है जो उसका काम है, जो स्पोर्ट्स है, उसमें परफेक्शन का स्टेट कैसे अचीव किया जाए। वर्षों से अधूरी घोषणाओं और उपेक्षा का दंश झेल रहे पौड़ी जिले की तस्वीर बदलने की एक नई उम्मीद जगी है। जिले के ही मूल निवासी और उद्योगपति इंद्रजीत सिंह नेगी ने जन सहयोग के दम पर पौड़ी को दोबारा विकसित और सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। प्रेस से बातचीत करते हुए इंद्रजीत नेगी ने बताया कि उनकी संस्था ईसा फाउंडेशन पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने गृह जनपद पौड़ी से की है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो स्टेट है उसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिसमें हमको काम करना चाहिए। एक है एजुकेशन
दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में हमारा ऐसा मानना है कि अगर हम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट पौड़ी है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे अभी हम हैं, अगर वहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सेटअप हो जिससे हमारे पेशेंट को बाहर न जाना पड़े, उसके लिए हमने 6 स्पेशलिटी के स्पेशलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवाए हैं। जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनी है, पीडिया है, डेंटल है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, लैब है, अपना फार्मेसी है, डे केयर है, और हमारा जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे हमारा ऑपरेशन थिएटर है। उसके अलावा हमारा इमरजेंसी रूम है, उसके अलावा आईसीयू है, और नियोनेटल केयर के भी दो यूनिट है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।